लेट्स माइक नारी न्यूज। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक नारी न्यूज, जहां हम महिलाओं से जुड़े उन अहम मुद्दों पर बात करते हैं जो अक्सर राजनीतिक जश्न और बड़े दावों के शोर में दब जाते हैं। आज का विषय है महिला आरक्षण बिल, वादों से हकीकत तक का सफर। 28 सितंबर 2023 को लोकसभा ने 128वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। इसी दिन द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस कानून के अनुसार लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसे भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। लेकिन इस घोषणा के साथ ही एक बुनियादी सवाल सामने आता है कि यह आरक्षण लागू कब होगा, क्योंकि इसी कानून में 2 अनिवार्य शर्तें जोड़ दी गई हैं, नई जनगणना और डीलिमिटेशन। जब तक ये दोनों प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। यही वजह है कि 2024 के आम चुनावों या हाल में किसी भी राज्य चुनाव में इस कानून का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोविड-19 के कारण टाल दी गई और अब तक इसकी कोई स्पष्ट समय सीमा घोषित नहीं की गई है। बिना नई जनगणना के डीलिमिटेशन संभव नहीं है। भारत में आखिरी डीलिमिटेशन 2002 में हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2008 में लागू की गई। इसके बाद 2026 तक डीलिमिटेशन पर रोक लगा दी गई। इससे ये सवाल और गहरा हो जाता है कि अगर 2026 से पहले डीलिमिटेशन नहीं हो सकता, तो क्या महिला आरक्षण को जानबूझकर 2029 के बाद तक टाल दिया गया है? क्या यह कानून वास्तविक राजनीतिक समानता की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर चुनाव से पहले दिया गया एक सिंबॉलिक मैसेज? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF की रिपोर्ट बताती है कि 1998 से महिलाओं की चुनावी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ी है और इसका एक बड़ा कारण पंचायती राज संस्थाओं में महिला को मिला हुआ आरक्षण है। रहा है। लेकिन इसके बावजूद 2019 के आम चुनावों में महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी 10% से भी कम रही। आज भारत की संसद में महिलाओं की मौजूदगी सिर्फ 14.3% है, जबकि वैश्विक औसत 26.5% है। कई राज्य विधानसभाओं में यह आंकड़ा 10% से भी नीचे है। दूसरी ओर रवांडा, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भारत से कहीं अधिक है। यह तुलना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं की आवाज अब भी इतनी सीमित क्यों है? महिला आरक्षण की बहस का इतिहास लंबा है। 1950 के दशक में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों में महिला की भागीदारी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी बताया। 1992 के 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित किया, जिससे देश भर में लाखों महिलाएं पहली बार औपचारिक राजनीति में आईं। 1996 में महिला आरक्षण विधेयक पहली बार संसद में पेश हुआ। 1997, 1998, 1999, 2003 और 2008 में इसे बार-बार दोहराया गया, लेकिन हर बार या तो यह स्थगित हुआ या राजनीतिक विरोध के कारण पास नहीं हो सका। 2008 में यूपीए सरकार इसे राज्यसभा से पास करने में सफल रही, लेकिन लोकसभा में इसे कभी पेश ही नहीं किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 2 चिंताएं लगातार सामने आती रहीं। एक, महिलाओं का समान और प्रभावी प्रतिनिधित्व। दूसरी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए
उपकोटा। गीता मुखर्जी समिति ने 1996 में सिफारिश की थी कि महिला आरक्षण लागू होने के 3 वर्षों के भीतर उपकोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन इस दिशा में तब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और आज भी नहीं। 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को फिर से संसद में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आबादी के आधे हिस्से के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया, लेकिन जल्द ही इसके कार्यान्वयन में देरी को लेकर सवाल उठने लगे। संवैधानिक विशेषज्ञ गोपाल कृष्णन ने टिप्पणी की कि सरकार ने कानून तो पास कर दिया, लेकिन स्पष्ट समय सीमा तय ना करके इसे एक प्रतीकात्मक कदम बना दिया। 2009 में निर्भया कांड के बाद गठित जस्टिस वर्मा समिति ने भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लोकतंत्र के लिए अनिवार्य बताया था, लेकिन उसकी सिफारिशों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 2023 की बहस में राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया कि बिना जनगणना और बिना ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रतिनिधित्व के यह आरक्षण वास्तविक न्याय कैसे सुनिश्चित करेगा। यह चिंता केवल संसद तक सीमित नहीं रही। कई महिला संगठनों और सामाजिक समूहों ने भी सवाल उठाया कि अगर आरक्षण का लाभ मुख्यतः सवर्ण महिलाओं तक सीमित रहा तो दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में वास्तविक बदलाव कैसे आएगा। जमीनी स्तर पर स्थिति और भी जटिल है। आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति में अपने दम पर नहीं, बल्कि किसी की पत्नी, बेटी या बहन के रूप में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश की ग्राम प्रधान रेखा देवी का यह बयान, पद मेरे नाम है लेकिन फैसले मेरे पति लेते हैं, इस संरचनात्मक समस्या को उजागर करता है। यही प्रतित्व केवल ग्रामीण राजनीति तक सीमित नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी कहती हैं कि संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएंगी। वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर लिखती हैं कि महिलाओं के पास संसाधनों, चुनावी नेटवर्क और पार्टी ढांचे में जगह बनाने के मामले में पहले से ही भारी कमी है। वे राजनीतिक दौड़ की शुरुआत ही असमान स्थिति से करती हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक राजेश्वरी देशपांडे और नारीवादी विचारक निवेदिता मेनन यह भी रेखांकित करती हैं कि महिला राजनीतिक भागीदारी को केवल महिला बनाम पुरुष के द्वंद्व में नहीं देखना चाहिए। यह जाति, वर्ग और संरचनात्मक असमानताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। मेनन यह भी बताती हैं कि कई बार सवर्ण हित और स्त्रीवादी एजेंडा आपस में टकराते हैं और एक सच्चे महिला आंदोलन को जातिगत विशेषाधिकारों को भी चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आरक्षण को वाकई असरदार बनाना है तो यह जरूरी है कि हम समझें कि किन आवाजों को उठाया जा रहा है और किन्हें पीछे छोड़ा जा रहा है, वरना सत्ता में सिर्फ एक अभिजात महिला वर्ग पैदा होगा। इसलिए महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए चल रही यह स्त्रीवादी लड़ाई केवल लिंग आधारित नहीं हो सकती। उसे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा। यह संघर्ष समावेश और व्यवस्था की जमी जमाई श्रेणियों के खिलाफ आलोचनात्मक होना चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का कहना है कि अगर सरकार सच में चाहती तो महिला आरक्षण को 2029 से पहले भी लागू किया जा सकता था। उनके अनुसार जनगणना और डिलिमिटेशन की देरी को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम जरूर है, लेकिन केवल कानून पास होना पर्याप्त नहीं है। जब तक महिलाओं को निर्णय निर्माण की वास्तविक सत्ता नहीं मिलती
और जब तक यह आरक्षण सामाजिक व जातिगत असमानताओं को चुनौती नहीं देता, तब तक यह एक अधूरा वादा ही रहेगा। नारी न्यूज़ पर हम आगे भी महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी, उनके संघर्ष और सत्ता की संरचनाओं पर सवाल उठाते रहेंगे। सुनते रहिए लेट्स माइक। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।